नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट होने के पश्चात हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर, जिसमें से आज के वीडियो में करेंगे 46वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्योंकि पहले पार्ट में हम करेंगे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जीके का पहला क्वेश्चन है कि क्रोमवेल जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। जल धाराओं की बात आए तो सबसे गर्म जल धारा, विश्व की सबसे गर्म जल धारा कौन सी है? गल्फ जल धारा। और आपकी क्रोमवेल जल धारा किस महासागर में है? तो यह प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? SC/ST के लिए विशेष उपबंध किस अनुसूची में है? तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं? तो SC/ST के लिए 5वीं अनुसूची में विशेष उपबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो 6वीं अनुसूची में आपकी मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम, इन 4 राज्यों में विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसके अलावा तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित बात की गई है। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 9वीं अनुसूची को ध्यान रहे पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। विश्व भू दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 15 जनवरी, 1 दिसंबर या 27 सितंबर। 27 सितंबर को तो मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे अर्थात हम कह सकते हैं भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक आपके चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्त वंश के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही 405 से लेकर 11 ईस्वी तक चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसके अलावा अकबर के दरबार में नवरत्न थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 की निम्न में से कौन सी एक अभिनव विशेषता थी? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इससे निर्वाचक मंडल विस्तृत हुआ, यह नहीं होगा। गवर्नरों की शक्ति में कमी भी नहीं होगी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। इससे विधायकों की शक्ति में वृद्धि नहीं हुई थी। इल्बर्ट बिल किस लिए लागू हुआ था? इल्बर्ट बिल भारतीय को प्रजातीय अपमान से बचाने के लिए इल्बर्ट बिल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? रोजगार के प्रति भेदभाव नहीं होगा। मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय के विचार अधिकारों देने के लिए नहीं होगा। भारतीयों को प्रजातीय अपमान से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, उदयपुर, मुंबई या हैदराबाद? तो आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। निम्न में से कौन एक भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग गठित करता है? वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वो भी राज्यों के लिए, केंद्र का नहीं। राज्यों के वित्त आयोग का गठन राज्यों का राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति नहीं करेगा, वित्त मंत्री भी नहीं करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी या मलिक कफूर? तो चोल साम्राज्य को
समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बख्तियार खिलजी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की पांडुलिपियों को जलाया था। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्न में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन जिसे हम कहते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन वैसे देखें तो 1942 में कब है? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह मलाया ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। परंतु सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किया और आज़ाद हिंद फौज को प्रसिद्धि दिलाई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सुभाष चंद्र बोस। निम्न में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा या क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? यदि जिलों की बात करें तो लद्दाख का लेह और गुजरात का कच्छ बड़ा है, परंतु लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र आपके राजस्थान का जैसलमेर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, परंतु ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर महानदी किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। भारत के किस राज्य में चंदन के अधिक वृक्ष पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या मध्य प्रदेश? तो चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? बड़ा कौन सा? बड़ा प्रशांत महासागर है। तो छोटा कौन सा होगा? छोटा आर्कटिक महासागर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? दुधवा, कान्हा, काजीरंगा या गिर? गिर तो आपके एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस राज्य में है? तो ये असम में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है? जल में घुले हुए नमक को कैसे अलग किया जाता है? नमक को, उस जल को उबालकर उसका वाष्पीकरण करके अलग किया जा सकता है। उदरपातन नहीं होगा, निस्यंदन भी नहीं होगा, क्रोमेटोग्राफी भी नहीं होगा। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग तो प्राकृतिक रंगों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? आसवन या वाष्पीकरण राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से किस मिश्रण को टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है? टिंक्चर आयोडीन किसे कहा जाता है? चीनी और जल का मिश्रण, आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण, सोडा और जल का मिश्रण या वायु गैस में गैस का मिश्रण? तो टिंक्चर आयोडीन आपके आयोडीन में एल्कोहल के मिश्रण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वायु गैस में गैस का विलयन निम्न में से है कौन सा? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन? तो वायु गैस में आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विलयन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से कौन सा उदरवपाती ठोस पदार्थ नहीं है जिसका उदरवपातन नहीं हो सकता? अमोनियम क्लोराइड का तो हो सकता है, कपूर का भी होता है, नेप्थालीन का भी होता है, परंतु नमक का उदरवपातन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? जिस प्रक्रिया से हम प्राकृतिक रंगों को अलग कर सकते हैं, और प्राकृतिक रंगों को अलग करने की विधि हमने अभी बताई थी, कौन सी होती? क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रंगों को पृथक करने हेतु उपयुक्त विधि येलो आ गई है, क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध होती है, कैसी होती है? फलों जैसी, सिरके जैसी, सड़े हुए अंडे जैसी या इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आपके सड़े हुए अंडों जैसी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 78%, ऑक्सीजन 21%। कौन सा राइट होगा? 78:21। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है? दूध, ईंट, वायु या लोहा? तो इनमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा होगा? लोहा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से यौगिक कौन है? मीथेन, मिट्टी, कोयला या सोडियम? तो यहाँ पे मीथेन यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, जल से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है, पौधे की वृद्धि भी भौतिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भौतिक परिवर्तन है, परंतु लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
कोलाइडों का शोधन किया जा सकता है? किसके द्वारा? अवक्षेपण द्वारा, उन्नयन द्वारा, विसरण द्वारा या निस्पंदन द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है कोलाइडों का शोधन? निस्पंदन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जीवाणु जनित रोग से संबंधित है। कौन से रोग इनमें से जीवाणु जनित है? हैजा भी जीवाणु जनित है, तपेदिक भी है, टिटनस भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा उपयुक्त सभी। सभी द्रव्य पदार्थ निर्मित होते हैं किससे? अणु, परमाणु, धातु या यौगिक से? तो सभी पदार्थ आपके परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑक्सीकरण को परिभाषित करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की हानि, प्रोटॉन का लाभ, प्रोटॉन की हानि। तो ऑक्सीकरण को कौन परिभाषित करता है? इलेक्ट्रॉन की हानि परिभाषित करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि बहुपद x क्यूब माइनस 8x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो भागफल क्या दिया गया है? भागफल दिया गया x प्लस के 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 2। तो जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर हमें क्या करना होगा? माइनस के 2 लिखना होगा। यही है। तो सर्वप्रथम x क्यूब दिया गया है तो माइनस के 2 का क्यूब, और माइनस के 2 का क्यूब कितना होता है? माइनस के 2 का क्यूब होता है माइनस का 8 है, हमें सभी को पता है। आगे दिया गया माइनस के 8 x क्यूब, तो माइनस के 8 है और x क्यूब का मान क्या होगा? माइनस के 2 क्यूब का होगा माइनस के 8, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? प्लस के 64 हो जाएंगे। प्लस x स्क्वायर है तो माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस के 4 हो जाएंगे। प्लस क्या दिया गया? 3x है तो 3 इंटू माइनस के 2 कितना हो जाएगा? माइनस के 6 हो जाएंगे, और माइनस के 6 दिए गए हैं तो माइनस के कितने हो गए? 6 और 6 12 और 8 20, और प्लस के हो जाएंगे 64 और 4 68। 68 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 48। तो शेषफल बचेगा आपका 48। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। द्विघाती समीकरण है। क्या मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है? तो हमारे पास कुछ मूलों से संबंधित सूत्र होता है। एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी बटा ए। और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा होता है सी बटे ए। तो हमारे पास क्या दिया गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या मान है? माइनस के बी बटा ए। तो माइनस के बी बटा ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। और माइनस क्या करना है? माइनस करना है आपको 2ab। तो 2 गुणा ए बी का मान क्या होगा? अल्फा बीटा का मान होता है सी बटा ए, तो 2c बटा ए। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा? एक का भाग एक बार जाएगा तो ए और 2c। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, कितनी कम है? 50% है। 100 में से 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 50, और गुणा कर दो 100 से, तो बी की आय कितनी अधिक होगी? 50 से 50 कैंसिल, 100% अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 21:60 है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3x और 5x। गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, और x का स्क्वायर हो जाएगा, x को x से करवाएंगे तो बराबर 21 से 60 है। 21 और 60 में भाग देना 15 का, कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा 1 4 और 4 144 बार। x स्क्वायर बराबर 144 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 144 का रूट मतलब 12। ठीक है, x का मान 12 है तो 3x का मान 36, 5x का मान 12 पंजे 60। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। छोटी संख्या 36 होगी, और बड़ी कौन सी होगी? बड़ी होगी इनमें से 60। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो धन पूर्णांकों का प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत या योगफल पूछा जाए तो आपको बताया गया। वैसे आपको ट्रिक बताई गई है कि 1 से 100 तक हो तो 50 और 50 100 होते हैं, और यदि पूछा जाए औसत तो बीच में दशमलव लगा दो 50.5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
और सूत्र से देखें तो n इंटू एन प्लस 1/2, 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 गुणा 101/2, 2 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार। 50 को 101 से गुणा करेंगे तो 5050 आएगा, और औसत निकालेंगे तो 100 का भाग देना है, तो 0 से 0 और 50.5। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक आदमी किसी स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। तो पहले जाता है और फिर पुनः आता है, कितने राउंड हो जाएंगे, 2 राउंड हो जाएंगे। जाने में लगा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आने में लगाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल दूरी आ जाएगी। और बट्टे क्या हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। ये हो जाएगा समय। 4 एकम 4, 5 चौके 20, 16 दूने 32 में भाग देना है 5 का, कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 2 ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होती, यदि विपरीत दिशा में होती तो दोनों चालों का योग होता, परंतु एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों चालों का अंतर 40 और 22 का अंतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कैंसिल, तो कितने हो जाएगी, 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड आएगी सापेक्ष चाल। अब ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में पार करती है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, चाल है 5, समय लेती है 60 सेकंड का, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी दोनों ट्रेनों का योग, तो कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30, 300 मीटर हो जाएगा दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। पहली ट्रेन की लंबाई 125 है, तो दूसरी कितनी बचेगी, दूसरी की बच जाएगी हमारे पास 175। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक व्यक्ति शांत जल में 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है, तो स्थानों की दूरी क्या होगी। तो 7 से 1/2 किलोमीटर तो नाविक की चाल है, और नदी की चाल है 1.5 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 7.5 प्लस 1.5 कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी आपकी 9, और धारा की विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, 7.5 माइनस 1.5, तो धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लो दूरी 1 है, दूरी 1 किलोमीटर की है, तो क्या हो जाएगा, 1/6, धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी, 1/6 प्लस 1/9 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 50 मिनट है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 50/60। 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, 6 का भाग 3 बार, 9 का भाग 2 बार, बराबर आ जाएगा 50/60। 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5/18 बराबर कितना आ जाएगा, 50/60। वज्र गुणा करवा लेंगे, वज्र गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 18 गुणा 50 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 60। 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 से ये कट जाएगा 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 18 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3 किलोमीटर होगी उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, n-1 समय दिया गया है तो t दर दी गई होती तो r, तो n-1 3 गुना होता है, 3-1 2 समय दिया गया 20 गुणा 100, तो दर निकल कर आ जाएगी 2 एकम 2 और 10 बार 20, 10 से 100 कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो 10% की दर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। तो मान लो कि एक बार वह मूलधन 100 रुपये है, तो ब्याज कितना होना चाहिए, ब्याज 2/5 गुना 100 का 2/5 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 40 रुपये होगा ब्याज।
ब्याज दिया गया है, दर दी गई है और मूलधन दिया गया है, परंतु क्या नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया। तो आपको बताया गया कि यदि ब्याज दिया गया है तो सीधा सीधा ब्याज को गुणा करो 100 से, और नीचे जो दो चीज़ें हमारे पास दी गई, एक तो मूलधन और एक समय, तो दर आ जाएगी। यदि दर और समय है तो मूलधन आ जाएगा, मूलधन और दर है तो समय आ जाएगा। तो मूलधन माना हमने 100 रुपये, और क्या दिया गया है, और दिया गया दर दी गई है, तो दर उतार दो। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितनी होगी, 4 वर्षों में वह 2/5 गुना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है, जो वर्ग की भुजा दी गई होती है उसके साथ में √2 से गुणा करवा दो, क्या आ जाएगा, वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा 12 है तो विकर्ण 12√2 होगा, ठीक है। वर्ग की भुजा 4 है तो विकर्ण 4√2 होगा, ठीक है। तो विकर्ण 12√2 है तो भुजा क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 12। तो परिमाप क्या आ जाएगा, 4 गुना भुजा 4 गुना 12 कितना आ जाएगा, 12 चौके 48 आ जाएगा। यही क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, 48 में 3 का भाग 16 बार। समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 16। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा का मान आया 16, 16 का स्क्वायर 16 गुना 16, 4 से 16 4 बार, 16 चौक 64 √3। कौन सी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी पर लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है। एक खेत का मैदान जिसकी माप 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है, प्लॉट की लंबाई क्या होगी। खेत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, जो कि प्लॉट का 1/3 है, तो प्लॉट क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा उल्टा। तो 12 3 3600 वर्ग मीटर है प्लॉट का क्षेत्रफल, और प्लॉट की चौड़ाई मान लो अक्स है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 अक्स। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4 अक्स इंटू अक्स कितना हो जाएगा, 4 अक्स स्क्वायर बराबर दिया गया 3600। तो अक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 9 चौक 3600, 900। अक्स स्क्वायर बराबर 900 है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट, और 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30। अक्स का मान आया 30, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 30। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 अक्स, 30 चौके 120 मीटर लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर घन को पूरा पानी से भरे तो कितना पानी आएगा, आयतन कितना होगा, 1 घन मीटर होगा। 1 घन लीटर कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं, ठीक है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः 1.5 और 2 सेंटीमीटर है, तीसरी गेंद का व्यास। तो गोले का आयतन क्या होता है, पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सभी में 4/3 आएगा तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और व्यास दिया गया सभी में /2 आएगा तो भी कॉमन आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये हो जाएगा 1.5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और प्लस जो भी आएगा आपका व्यास डी है मान लेते, इसका क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब, ये आ जाएगा। बाकी सभी चीज़ें कॉमन आ जाएगी, सभी में एक से जैसा सूत्र है, सभी में गोलाकार है। तो इसका क्यूब कितना होता है, 1.5 का क्यूब हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3.225 को हम करते हैं 15 से गुणा, तो कितना आएगा, 15 7 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 30, 3.375। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस डी का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11.375। 27 में से हम घटाएंगे 11.375, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 15.625, और 15.625 का हम निकालेंगे घनमूल, तो कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर तीसरी गेंद का व्यास आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के लोहे के किसी वर्ताकार बेलन के टुकड़े को डालकर इतनी ही त्रिज्या वाला आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया, शंकु की ऊंचाई क्या होगी।
त्रिज्या दोनों की बराबर है, इसकी 14 उसकी भी 14 होगी। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा आएगी। अब ये बोल रहा पाई दोनों में सेम है, 22/7 इसका मान, 22/7 इसका मान। त्रिज्या दोनों की सेम है, प्रश्न में दिया गया है कि इतनी ही त्रिज्या, इसकी 14 है तो इसकी भी 14 होगी। अब क्या दिया गया, इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर और इसकी क्या हो जाएगी 1/3 एच। तो ये एच 3 भाग में उधर आएगा तो गुणा में, तो इस एच का मान कितना होगा? शंकु की ऊंचाई का मान होगा 20 3 60 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 24, 29, 39 आगे कुछ संख्या दी गई है, फिर आगे 24 और 29 का अंतर कितना? 5 का। फिर 29 और 39 में 10 का, पहले 5 का अंतर फिर 10 का, आगे 15 करके देखते। 39 और 15 होता है 54। फिर कितना का आना चाहिए? 20 का, तो 54 और 20 कितने होते हैं? 74। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 54। आगे ऐसा ही दिया गया 0 2 का अंतर है, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो हमें क्या करना? 10 का अंतर, 20 और 10 30, 30 और 12 कितने होते हैं? 42। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 25:125। आगे क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क देखिए 31-25 दिया गया। 125 में 5 का भाग देते हैं तो 25 आता है, तो 31-25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया गया 125:25। ठीक है, तो हमें देखना कि 125 का घनमूल क्या होता है? 125 का घनमूल होता है 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 27 का घनमूल कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, क्या कहती है कला? कि वह मतलब माला के बारे में कहती है कि माला मेरे भाई की इकलौती बहन, यानी मैं खुद, वह मेरी, अब भाई का नहीं है, इकलौती बहन का मतलब वह खुद हो गई। ठीक है, वह माला के बारे में कहती है कि माला मेरी पुत्री है। ठीक है, मेरे भाई की इकलौती बहन मतलब मैं खुद, और मेरी पुत्री है, मेरी भाई की बहन की पुत्री मेरी पुत्री है। तो माला का कला से क्या संबंध हुआ? माला कला की पुत्री हो गई, अभी बताया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इसके साथ ही आपके आज के वीडियो के 46वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 47वां, और इस प्रकार ये पेपर सीरीज पूरे 50 पेपर तक चलेगी और आगे कुछ निश्चित शेड्यूल से हम काम करेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।